इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पेन्यूली। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उमर और सरजील की जमानत याचिका की खारिज। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने उठाए कई सवाल। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की पीएम मोदी की तारीफ। कहा, प्रधानमंत्री मोदी के लिए गरीब किसानों मजदूर सर्वोच्च प्राथमिकता। पटना में मंत्री दिलीप जायसवाल ने मल्लिकार्जुन खड़गे पर साधा निशाना। कहा, खड़गे को देश की चिंता कम, विदेश की चिंता ज्यादा। शिमला में बच्चों के लिए एक्सपोजर टूर को हरी झंडी। सीएम सुखविंदर सिंह ने दिखाई हरी झंडी। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश से जुड़े मामले में यूएपीए के तहत आरोपियों उमर खालिद और सरजील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया है। इसी को लेकर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा कि न्यायालय जब कोई निर्णय देता है तो हम उसे स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि न्यायालय को हम ऊंचा सम्मान देते हैं। लेकिन मेरा इस ओर कई सवाल हैं। न्यायालय उन्हीं तथ्यों पर जमानत देते हैं या उसे खारिज करते हैं जो तथ्य सरकार की तरफ से रखे जाते हैं। एक तो न्यायालय पर बहुत कुछ मैं नहीं कह सकता। न्यायालय जब कोई निर्णय देती है तो हम लोग उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, चाहे जाने अनजाने में मजबूरी हो या हमारी संस्कृति हो, क्योंकि न्यायालय को हम ऊंचा सम्मान देते हैं। लेकिन मेरा इसमें कई सवाल है। न्यायालय उसी तथ्यों पर किसी को बेल देती है और बेल को खारिज करता है जो तथ्य सरकार के द्वारा रखा जाता है। अब आप गोरेगांव की स्थिति आप देखो, मालेगांव की स्थिति देखो। आप वहां पर सीबीआई ने अपने तथ्य को सही तरीके से नहीं रखा, सबको बरी किया गया। महाराष्ट्र के मामले में, बिल्किस बानो के मामले में भी बरी किया गया। तो सरकार के डायरी चार्जशीट पर और सरकार के सीबीआई के तथ्यों पर आधारित होता है कि हमें जज साहब, कोई भगवान तो है नहीं, वो तो तथ्य के आधार पर देखते हैं। तो आप किसी हमारे सर्वोच्च न्यायालय के जज को आप सही गलत नहीं कह सकते। लेकिन हमारी सीआरपीसी एक बात कहते हैं, एक बात याद रखना, इस कंट्री में जस्टिस डिले एंड जस्टिस डिनाई, ये जो परिभाषा परिमार्जित की गई है, ये सही किया गया है। एक आदमी को आप उसके सजा के आधे तक कब तक जेल में रखोगे? कोई एक बैरियर होगा ना। या तो आप स्पीडी ट्रायल कर दो, 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, 5 महीने के अंदर। यदि ट्रायल के बाद वो आदमी छूट जाता है तो उसके वक्त को कौन लौटाएगा? मेरा ये सवाल है और रहेगा। मैं न्यायालय से कुछ पूछ नहीं सकता हूं, लेकिन ये मेरे लिए मैटर रखता है कि अंडर ट्रायल कितना भी, कब तक। यदि वो गलत है उमर और सर्जिकल, तो निश्चित रूप से उसको अविलंब ट्रायल करनी चाहिए। लेकिन हमारा लॉ साफ कहता है कि हम पनिश्ड करते हैं कुछ दिनों के लिए,
अंडर ट्रायल प्रिजनर को हम कहीं से भी ट्रायल कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अमेरिका के कुछ एमपी और कुछ लोगों के द्वारा जो राजदूत को चिट्ठी लिखी गई कि इस पर गौर किया जाए, क्या ये भी एक बड़ा कारण तो नहीं है बेल रिजेक्शन का? तो कई सवाल तो हैं ही, और सवाल तो दिखता ही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पीएम मोदी की तारीफ की। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए गरीब, किसान और मजदूर सर्वोच्च प्राथमिकता है। उनके पहले कार्यालय में हर घर बिजली पहुंचाने, खाते खुलवाने और हर घर शौचालय खुलवाने का काम हुआ था। तो वहीं गरीब किसानों और मजदूरों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता साफ झलकती है। साथ ही कहा कि विकसित भारत जी राम जी गांवों को विकसित करने के लिए लाया गया है। जी राम जी अधिनियम 2025 को लेकर है, और आप सभी जैसे जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए गरीब, किसान और मजदूर सर्वोच्च प्राथमिकता में है। वर्ष 2014 में जब पहली बार वो देश के प्रधानमंत्री बने तो मेरा भी सौभाग्य था कि राज्य मंत्री के रूप में उनके मंत्रिपरिषद में था, और पहले ही दिन उन्होंने देश के पार्लियामेंट में जो उद्बोधन दिया उसमें उन्होंने कहा था कि हमारी ये सरकार गरीबों के लिए समर्पित रहेगी, गरीबों के लिए काम करेगी। और आज आप उनका 11 वर्षों का कार्यकाल देख रहे हैं। जिस तरह से उनके पहले कार्यकाल में गरीबों के लिए काम हुआ, हर घर में बिजली पहुंचाने का काम, सौभाग्य योजना के माध्यम से हर घर में बैंक अकाउंट देने का काम, प्रधानमंत्री जनधन खाता के माध्यम से हर घर में शौचालय निर्माण का काम, स्वच्छ भारत मिशन, हर गरीब के लिए पक्का का मकान, प्रधानमंत्री आवास देने का काम, ये सब काम पहले 5 साल में उनका हुआ, और आज 11 वर्षों में उनकी कार्यशैली को हम देखेंगे, उनकी जो उपलब्धि है उसको देखेंगे तो निश्चित रूप से गरीब, किसान और मजदूर के प्रति उनकी प्रतिबद्धता साफ झलकती है। और इसी तारतम्य में ये जो विकसित भारत जी राम जी अधिनियम लाए हैं, ये भी विकसित भारत को सिद्ध करने के लिए, विकसित गांव बनाने के लिए ये अधिनियम लाए हैं। और ये जो मनरेगा योजना था इसका जगह यह लेगा, और मनरेगा योजना से कई मायने में ये बहुत ही बेहतर है। एक तो मनरेगा में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने का था, जिसको इसमें बढ़ाकर 125 दिन किया जा रहा है। अब 125 दिन का काम लोगों के लिए सुनिश्चित हो रहा है, तो उनका निश्चित रूप से उनकी मजदूरी भी पहले से ज्यादा मिलेगी, और मजदूरी भुगतान 7 दिनों के अंदर सुनिश्चित होगा। पहले मजदूरी भुगतान तय तो था 15 दिन में होना, लेकिन उस पर पालन कभी हुआ भी, कभी नहीं भी हुआ। लेकिन अब 7 दिनों के अंदर मजदूरी भुगतान निश्चित होगी, और अगर 7 दिन में मजदूरी भुगतान नहीं हुआ तो मजदूर को अतिरिक्त राशि देना पड़ेगा। पटना में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर बिहार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे देश की चिंता कम और विदेश की चिंता ज्यादा करते हैं। वे हमेशा देश की सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल उठाते हैं। तो वहीं उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर कहा कि बांग्लादेश की स्थिति में सुधार होना चाहिए। वहां की सरकार और प्रशासन को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। अगर आप धर्म के नाम पर हिंदुओं की हत्या करते हैं और सनातन धर्म
धर्म को नष्ट करने की कोशिश करते हैं तो भारत और पूरा राजनयिक समुदाय इसे किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगा। अब खरगे जी का जो बयान है, खरगे जी अपने देश की चिंता कम करते हैं और बाहर की चिंता ज़्यादा करते हैं, और जब देश की बात आती है तो इस देश के भारत के सुरक्षा एजेंसी पर ही ये लोग खरा उंगली उठाने का काम करते हैं। तो ऐसे लोगों के बयान का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ राजनीतिक दुकानदारी चलाने के लिए ये लोग बयान देते हैं। अगर इनको बहुत ही चिंता है तो इस देश में मिलजुल करके इस देश को आगे बढ़ाएं। बांग्लादेश में हिंदू किराना दुकान मालिक की हत्या फिर से एक दुखद घटना आज मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से और टीवी पर देखा है। बांग्लादेश के हालात को सुधारने की आवश्यकता है। वहाँ के शासन प्रशासन इसको गंभीरता से लें। धर्म के आधार पर अगर इस तरह आप हिंदुओं का कत्ल करेंगे, सनातन को वहाँ पर तंग तबाह करेंगे, तो इसको किसी भी परिस्थिति में जो है भारत और हमें लगता है कि पूरा डिप्लोमेसी इसको सहन नहीं करेगा। हालात बिगड़ते जा रहे हैं बांग्लादेश के, और हिंदुओं पर, सनातन पर। कर्नाटक में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने धारवाड़ एमपी ट्रॉफी गेम्स को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि फिट इंडिया से हमारा युवा आगे आए हैं और हमारे खिलाड़ियों को फिट होने का मौका मिला है। साथ ही कहा कि हमारा भारत विश्व की चौथी आर्थिक शक्ति बनकर उभरा है, जहां सभी खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर सहयोग किया है। तो वहीं उन्होंने कहा कि जब खिलाड़ी अपने खेल जुनून का प्रदर्शन करते हैं और मैदान की पवित्र मिट्टी को छूते हैं तो देशभक्ति दोगुनी हो जाती है। जिसके बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने प्रथम, द्वितीय, तृतीय और आकर्षक ट्रॉफी देकर खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया। ನೀವು ಬರ್ತೀರಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋಣಂತ, ಅಲ್ಲಿ ಮನೋರಂಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೂ ಇರ್ತದ। ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸದೃಢ ಮಾಡಿ ಜಗತ್ತಿನ 4ನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿ, ಜಗತ್ತಿನ 4ನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮಿಲಿಟರಿ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ದೀಗ। ಯಾವನು ಭಾರತದ ಕಡೆ ಕೆಮಕ್ ಅನ್ನೋಂಗಿಲ್ಲ, ಕೆಮಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಕಲಾಸ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ। ಅದಕ್ಕೆ ಯುವಕರನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಫಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಫಿಟ್ ಇರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ಫಿಟ್ ಇರಬೇಕು। ಆ ಫಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾಡೋದರ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ। ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಾಗರಾಜ್ ಚಬ್ಬಿ ಅವರು, ಲಿಂಗಪ್ಪ ಸುದಗಟ್ಟಿ, ಯಲ್ಲಾರಿ ಶಿಂದೆ, ಯಳವಪ್ಪ, ಇವೆಲ್ಲರೂ ಅವರ ಟೀಮ್, ಅವರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರ ಟೀಮು ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟದೆ। ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಅನೇಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಈ ಅಮೇಚರ್ ಕಬಡ್ಡಿಯವರು, ಅಮೇಚರ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗೇಮ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಇವರು ಸರ್ಕಾರಿ, ಅರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಟೀಚರ್ಸ್, ಇವರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಇದು ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ರಾಜಕೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ। ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ನಮ್ಮ ಸಂಕನೂರು ಅವರು ಬಂದವರು MLC, ಅವರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರಿ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರಿ, ಇವೆರಡು ಫೈನಲ್ಸ್ ನಾವು ಟಾಸ್ ಮಾಡಿದೀಗ, ಇವರು ನೀವು ಗೆದ್ದಿರಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಗೆದ್ದಾರ ಟಾಸ್ ಈಗ, ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ऑल द बेस्ट। शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने राज्य के बच्चों के लिए एक्सपोजर टूर को हरी झंडी दिखाई, जहां सीएम ने कहा कि नए साल की शुरुआत में हमने सबसे पहले करुणामूलक 980 लोगों को नौकरी देने की मंजूरी दी है। यह पहला चरण है। दूसरे चरण में हमने एक कानून बनाया है जो इन बच्चों को हमारे अपने परिवार जैसा मानते हैं। इन बच्चों को मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के तहत गोवा और दूसरी जगहों पर घूमने का मौका मिलेगा। और नव वर्ष की शुरुआत में हमने सबसे पहले करुणामूलक के लोगों को 980 लोगों को हमने नौकरी का अप्रूव किया। पहली स्टेज है ये। और दूसरी स्टेज में जो हमारे प्रदेश ने हिंदुस्तान का पहला ऐसा कानून बनाया जिसमें उन बच्चों को अपने परिवार की तरह सुरक्षित करने की दिशा में हमारी सरकार ने कदम बढ़ाए। जब सर्दियां हिमाचल प्रदेश में होती है तो हम अपने परिवार के साथ बाहर चंडीगढ़, दिल्ली, गोवा घूमने जाते हैं। तो इन बच्चों को भी आज मुख्यमंत्री सुखाश्रय कानून के तहत आज इन्हें गोवा और कई स्टेशनों पर घूमने का मौका मिलेगा, बाई एयर जाने का मौका मिलेगा।
ये वो बच्चे हैं जो अपनी माता को खो चुके हैं, अपने पिता को खो चुके हैं और CCI के बच्चे हैं। इनको सरकार की तरफ से कानून के द्वारा बाई एयर जाने की सुविधा है, 3 स्टार होटल में रहने की सुविधा है। पिछले वर्ष भी गए थे, इस साल की सुविधा का ये लोग लाभ उठा रहे हैं। कितने बच्चे जा रहे हैं सर? सरकार में कितने बच्चे? 52 बच्चे अभी जा रहे हैं। नहीं, 52 तो यहाँ के जा रहे हैं और हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से और बच्चों के लिए भी वहाँ के डिप्टी कमिश्नर किस प्रकार का प्रोग्राम बनाते हैं, ये उन पर निर्भर करता है। तो अभी ये 52 बच्चों को आज मैं यहाँ से झंडी दिखाकर रवाना कर रहा हूँ। धन्यवाद। धारवाड़ जिले के कलघड़गी शहर में एक मीडिया सम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष विजेंद्र ने राज्य में कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछले 2 वर्षों में कोई विकास कार्य नहीं किया गया है और जो किसान संकट में हैं उनकी समस्याओं पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जा रही है। आज मक्का करी केंद्र शुरू नहीं होने से किसानों को नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि उनके विधायक सत्ता पक्ष के खिलाफ सरकार की समस्याओं को लेकर खुलकर बोल रहे हैं। ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಜನ ದಂಗೆ ಏಳುವಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಕಳೆದ 2.5 ವರ್ಷದ ಇವರ ಆಡಳಿತದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವಂತ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡುವಂತ ಯೋಗ್ಯತೆಯೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ದೇನೆ ತಡ ಮಾಡ್ದೇನೆ ರೈತರಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಷ್ಟ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ರೈತರು ಇವತ್ತು 2.5 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೈತರು ಕಳೆದ 2.5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಕೂಡ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರೇ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಜು ಕಾಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕ ಅನುದಾನ ಇಲ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕತ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ ವಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಅನುಭವಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಇದ್ರೂ ಸಹ ರಾಜ್ಯದ ಜನ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಬಹಳ ಅನುಭವಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಅಂತೇಳಿ. ಒಬ್ಬ ಅಸಮರ್ಥ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಜನ ಇವತ್ತು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ನಾಡಿನ ಜನರ ಪಾಲರಿಗೆ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಬದುಕಿದ್ದು ಕೂಡ ಸತ್ತಂತಾಗಿದೆ. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಬದಿಗಿಡಿ, ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ MLAಗಳು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಹತ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ನಿನ್ನೆ ಯಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ದಲಿತ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳ ಬರ್ಬರ ಹತ್ಯೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಹಿಂದೂ ಮಹಿಳೆ ಮೇಲೆ. ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಒಂದು ರೀತಿ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಒಬ್ರು ಅಸಮರ್ಥರು ಅಂತೇಳಿ ರಾಜ್ಯದ ಜನ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ರೀತಿ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರದ ವೈಫಲ್ಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಬಳ್ಳಾರಿ ಘಟನೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕ ನಾರಾ ಭರತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರ ಖಾಸಗಿ ಗನ್ಮೆನ್ಗಳೇ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸುವ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅವರ ಪಕ್ಷದ ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ? ಘಟನೆ ಕಳೆದ ಇವತ್ತು 48 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಯಾವನೋ ಅಪರಾಧಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಒದ್ದು ಒಳಗಾಕುವಂತ ಕೆಲಸ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರ ಮೇಲೆ FIR ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಸದೆ ಬಿಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಗೊಡ್ಡು ಬೆದರಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹೆದರುವ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಏನಾರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇದ್ರೆ ಯಾರು ಇವತ್ತು ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಳು ಮಾಡೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಗುಂಡಾಗರ್ದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಡಿದು ಒಳಗಾಕಿ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ಕಾರದವರು. कर्नाटक के धारवाड़ में सिलेंडर लीक होने से लगी आग में घायल हुए 6 लोगों को आगे के इलाज के लिए हुबली के KIMS में भर्ती कराया गया है, जहां धारवाड़ जिले के इंचार्ज मंत्री संतोष लाड और MLA NH कोना रेड्डी ने घायलों से मुलाकात कर उनसे हालचाल पूछा। तो वहीं डॉक्टरों से भी आग में झुलसे लोगों में स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली, जिसके बाद मंत्री ने इस हादसे पर अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त की। 6 ಜನ ಈ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೀಕ್ನಿಂದ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಏನಾಗಿದೆ, ಚಳಿಗಾಲ ಬೇರೆ, ಚಿಕ್ಕ ಮನೆ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಸಿಲಿಂಡರ್ ಏನು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಗ್ಯಾಸ್ ಲೀಕ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮನೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗ್ಯಾಸ್ ಬ್ಲೋ ಔಟ್ ಆಗಿದೆ.
ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಬ್ಲೋ ಔಟ್ ಆಗಿ 6 ಜನ ಇವತ್ತು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಆಫ್ರಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ 27 ವರ್ಷ ಹೆಣ್ಮಗಳು ತುಂಬ ಸೀರಿಯಸ್ ಇದ್ದಾಳೆ. ಸುಮಾರು 80% ಅಷ್ಟು 85% ಬರ್ನ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಳಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಕಿಮ್ಸ್ನವರು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 10 to 20%, 25% ಬರ್ನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅವರು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗೇನೋ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೂ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಈ ಚಳಿಗಾಲ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕಿಚನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಓಪನ್ ಇರಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಥರದ್ದು ಇಡೀ ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ್ದು ಭಾಳಷ್ಟು ಕೇಸಸ್ಗಳು ಬರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸ್ಬೇಕಂತ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಮನವಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಮಾತೆ ನೋಡಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ನಮ್ದು ಕೂಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ಈಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾರಿಗೂ ಜಂಪ್ ಮಾಡೋದು ಏನು, ಬಿಕಾಸ್ ಲೀಕ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ನಾವು ಅದನ್ನ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಅದೇನು ಗ್ಯಾಸ್ ಏನು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಸಿಲಿಂಡರ್ ಏನು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಗ್ಯಾಸ್ ಲೀಕ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅದು FCL ಕಮಿಟಿ ಬೇರೆ ಹೋಗಿದೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹಿಂಗಾದಾಗ ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಎಲ್ಲ ಕರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ವಿ. BPL IOCಗೆಲ್ಲ ಕರೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಫಾಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗ್ಯಾಸನ್ನು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆಗಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎದ್ದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. पंजाब के मलेरकोटला में स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करने हुए टीबी की शुरुआती जांच के लिए CB नेट मशीन और मलेरिया जांच के लिए जिला मलेरिया लैब का उद्घाटन किया गया। इस सुविधा का उद्घाटन मलेरकोटला के विधायक डॉक्टर मोहम्मद जमील उर रहमान ने किया। यह CB नेट मशीन और मलेरिया टेस्ट लैब अरिहंत स्पिनिंग मेल की ओर से मलेरकोटला के जिला अस्पताल को भेंट की गई है, जिससे अब TB की समस्या पर और सटीक जांच संभव हो सकेगी। वहीं मलेरिया की जांच में भी तेजी आएगी। इस मौके पर विधायक ने कहा कि पंजाब सरकार लोगों को बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। MLA साहब, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਚ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਇਆ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਤਾਂ CB ਨੈਟ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ TB ਨੂੰ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਮਲੇਰੀਏ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੈਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਹਨ ਮਲੇਰੀਏ ਦੇ ਉਹ ਇਸ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, TB ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਮਲੇਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਟੈਸਟ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਦੂਰੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਭੇਜੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਸਤਿਆਬ ਹਨ ਔਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਐਸਐਮਓ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਮਲੇਰੀਆ ਦੀ ਲੈਬ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਲਗਭਗ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇ? ਮਲੇਰੀਆ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ 4-5 ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਤੋਂ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਲੇਰੀਆ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਮਲੇਰੀਆ ਸਲਾਈਡਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ CSC PSC ਦੇ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਲੇਰੀਆ ਲੈਬ 'ਚ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਭੇਜੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਮਲੇਰੀਆ ਮੁਕਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਹਿਲਾਊਗਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ 2-3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ TB ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ TB ਮਸ਼ੀਨ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ,
ਟੀਵੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਟੀਵੀ ਆਫਿਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਅਭੀ ਗਰਗ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟੀਵੀ ਅਫਸਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੀਲਡ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ CHOs ਨੇ, ਬਾਕੀ CSCs ਨੇ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ TB ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਘੱਟ ਸੈਂਪਲ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, 3-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ CBNet ਮਸ਼ੀਨ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 18 ਤੋਂ 20 ਸੈਂਪਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾयदा होगा। दरभंगा में नए साल की पार्टी के दौरान 2 दोस्तों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। दोनों मृतक दरभंगा जिले के कबीरचक इलाके के रहने वाले थे। पुलिस ने बताया कि नववर्ष की पार्टी के दौरान दोनों दोस्तों का अन्य साथियों के साथ किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके चलते दोनों दोस्तों की हत्या कर दी गई। पुलिस ने एक मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, तो वहीं आरोपी की निशानदेही पर दोनों के शवों को भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी हुई है और घटनास्थल पर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात की गई है। 2 की लाश मिली है, क्या मामला है पूरा सर? 9 वर्ष के अगले दिन 2 जनवरी को रात 11 बजे के आसपास सदर थाना क्षेत्र में 2 लड़के, एक बादल और एक मन्ना के मिसिंग की FIR दर्ज कराई गई। FIR दर्ज करने के बाद हम लोगों ने अपने टेक्निकल सेल और अन्य इनपुट के आधार पर खोजबीन शुरू किया। उसी क्रम में 3 तारीख को एक लड़के मन्ना की डेड बॉडी मिली, जिसको कि हम लोगों ने FSL टीम और डॉग स्क्वाड के माध्यम से फिर अगले बॉडी की खोज शुरू की। इसी क्रम में हम लोगों ने ये जो घटनाक्रम सामने आया उसमें ये कुछ दोस्तों का आपसी विवाद रहा, और 1 जनवरी मनाने के बाद इस विवाद में आपस में इन लोगों ने, बाकी दोस्तों ने इन दोनों की हत्या की। जो इसके मुख्य अभियुक्त हैं उसको हम लोगों ने अरेस्ट किया। उसके अरेस्ट करने के बाद उसके निशानदेही और उसके कन्फेशन के आधार पे हम लोगों को दूसरा जो डेड बॉडी है वो मिला है, जिसको हम लोगों ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मुख्य अभियुक्त जो है कि गिरफ्तार हो गया है। उसके निशानदेही और उसके कन्फेशन के आधार पर अन्य जो दोस्त हैं जो इस घटना में शामिल है उसको हम लोग उसके अरेस्टिंग के लिए छापेमारी कर रहे हैं। सर लाश कहाँ मिला? जमीन में गिरा हुआ था कितना? एक बच्चे की जो डेड बॉडी मिली वो एक खेत में मिली थी, और दूसरे बच्चे की जो अभी मिली है डेड बॉडी वो एक जमीन में छुपाने का प्रयास किया गया दोस्तों द्वारा उसकी हत्या के बाद, जो कि मुख्य अभियुक्त जो पकड़ा गया है उसके निशानदेही और डॉग स्क्वाड की सहायता से हम लोग। बादल की जो हत्या हुई है कैसे किया गया? नहीं, ये अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है। स्पेशल टीम ने उसको ले लिया, पोस्टमार्टम के लिए हम लोग भेजे हुए हैं। प्राथमिक रूप से देखा गया है वो आपस में झगड़े में हार्ट ब्लंट जो है कि किसी ईंट या किसी और चीज़ों से मारपीट करके आपस में, और गले का स्ट्रैंगुलेशन का निशान है, रस्सा जो मिला हुआ है हमको, शायद रस्से से उनको गले को। सर जहाँ बॉडी मिला वहीं पे मारपीट हुई आपस में? इलाका क्षेत्र यही है, और बगल में एक अभियुक्त का जो है कि जगह है, तो जो मुख्य अभियुक्त ने जो बताया उसके अनुसार वहाँ पे झगड़ा आरंभ हुआ, और उसी के आसपास उन लोगों ने उसकी हत्या करके यहाँ पे बॉडी छिपाने की कोशिश की। कुछ और विषय हैं जो अंदर इन्वेस्टिगेशन है, उसको कंप्लीट होने पर मैं आपको। 1 तारीख को लापता हुआ था सर, सब लोग एक दूसरे को जानते हैं, सबका घर आसपास है, सब एक दूसरे से मित्रवत है। क्या पार्टी के रात के ही दिन हुआ विवाद? हाँ, रात को ही पार्टी में किया था, और 1 जनवरी को रात को 9 बजे आपस में खाए पहने हैं, और खाने पीने के बाद आपस में जो भी विवाद रहा हो पहले का या उसी क्रम में दोनों। सर शराब उराब पिया है वहाँ? ये अभी जांच का विषय है, इसका हम लोग जांच कर रहे हैं। सर क्या आपराधिक नहीं, अभी छानबीन इसका हम लोग कर रहे हैं। जैसे इस मामले में कुछ और मिलता है इनपुट आपको बता। सर कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? अभी वो आपको मैं मुख्य अभियुक्त एक लड़के की गिरफ्तारी हुई है, चूँकि अंडर इन्वेस्टिगेशन है, अभी और गिरफ्तारी हमें करनी है, इसलिए आपको। सर ये बताइए, ये दोनों को कितने लोगों ने मिलकर मारा? इसमें लगभग 7-8 लड़के शामिल हैं आपस में, उन्होंने मिलके इन दोनों के। सर कोई आपसी विवाद है या कोई बिजनेस का कोई ऐसा? ये अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। अभी उस दिन लोग सब एक दूसरे को जानते थे और खाना पीना किया, 1 जनवरी मनाया उन्होंने, आपसी विवाद में आता है। पता चला सर ये लोग शराब का भी कारोबार? ये अभी जांच का विषय है इसको। अभी के लिए बस इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए जुड़ रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन
आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।